हे हाय, आप आ गए। हम आप ही का इंतज़ार करते हैं, तो शुरू करें। DNR शो की इस नई पॉडकास्ट अनसीन प्लेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम इस पॉडकास्ट में उत्तर प्रदेश के एक खास ज़िले कौशाम्बी की बात करेंगे कि उसमें कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। मेरे पास ऐसे पूरे 9 प्लेसेस हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। सबसे पहले कंबोडिया बुद्ध विहार, फिर अशोक स्तंभ क्षेत्र, फिर घोषताराम विहार, फिर प्रभासगिरी पर्वत, फिर उदयन किला, फिर माता शीतला मंदिर, फिर है जयचंद किला, फिर उसके बाद है संत मलुकादास आश्रम, फिर है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम वही आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान संदीपनी गुरु संदीपनी से अपने मिले थे। मैं अब एक एक करके इन प्लेसेस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर कैसे जा सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, एक दिन में पूरा कौशाम्बी कैसे कवर कर सकते हैं। तो चलो शुरू। अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल है तभी आप कौशाम्बी को एक दिन में घूम सकते हैं। मैं जब गया था, मैं अपने पर्सनल व्हीकल से गया था, तो मैं आपको कौशाम्बी का रोड मैप बताता हूँ कि आप 1 बाय 1 करके कैसे कौशाम्बी घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप इलाहाबाद से निकलेंगे। 50 किलोमीटर की ही दूरी पर स्थित है कौशाम्बी गांव, जहां पर आपको पुरानी मोनेस्ट्री देखने को मिलेंगी। सराय किल से होते हुए आप सीधे जब निकलेंगे तो आपको रास्ते में ही कंबोडिया बुद्ध विहार देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। इसे कंबोडियाई मंदिर भी कहते हैं। आप वहाँ घूमने के बाद आप सीधे निकलें, थोड़ी ही दूरी पर आपको ऊंचाई का एक टीला पड़ेगा जो कि कौशाम्बी का टीला है। कहते हैं कि ये रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ एक शहर था जो कि आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। मैं उसमें 1 बाय 1 करके आपको जानकारी देता हूँ उन शहर के बारे में, उन विहार के बारे में। तो शुरू करते हैं पहले से। कंबोडिया बुद्ध विहार से जस्ट आगे निकलने पर ही आपको अशोक स्तंभ क्षेत्र देखने को मिलेगा, जो कि चहरदीवारी में पूरा घिरा हुआ एक इलाका है, जिसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया था। इसकी खुदाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा कराई गई थी। इस क्षेत्र में आपको सिर्फ पुरानी मोनेस्ट्री के अवशेष देखने को मिलेंगे। इसे अशोक स्तंभ क्षेत्र इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अशोक का स्तंभ खुदाई के दौरान मिला था। अशोक के स्तंभ का आधा भाग इलाहाबाद के किले में रखा हुआ है, जिसे समुद्रगुप्त द्वारा इलाहाबाद ले आया गया था। उसका निचला सिरा, उस पिलर का निचला सिरा आपको कौशाम्बी में ही देखने को मिलेगा। और उसी के जस्ट बगल में एक कुआं है जो कि 2री या 3री शताब्दी के लगभग का है। ये सारा शहर बुद्ध के समय का है, ये मोनेस्ट्री बुद्ध के समय की है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे अपने इतिहास को महसूस कर सकते हैं। और दूसरे स्थान पे है घोषताराम विहार। अशोक स्तंभ क्षेत्र से थोड़ी ही दूरी पर 500 मीटर की दूरी पर उसी के जस्ट पीछे घोषताराम विहार क्षेत्र पड़ता है, जो कि अशोक स्तंभ का ही एक पार्ट है। कहते हैं कि जब महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे तो वो यहीं रुके थे। आप घोषताराम विहार का दृश्य देख सकते हैं, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति है इसकी। इसे संरक्षित किया गया है भारत सरकार द्वारा। और ये उस समय एक विहार था। विहार उसे कहते हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग रुकने के लिए अपना घर बनाते थे, तो उसे विहार कहते हैं। तो ये उन्हीं में से एक भाग है जिसका पतन पूरी तरीके से हो गया है। आपको सिर्फ उसके अवशेष देखने को मिलेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। इसके चारों तरफ एक रक्षा प्राचीर बनी हुई थी, जिसके जस्ट बगल में ही यमुना नदी बहती है, जो इसे और भी सुरक्षित बनाती थी उस समय के दौरान। घोषताराम विहार क्षेत्र से ही जैसे आगे निकलेंगे आप, तो आपको 3 किलोमीटर की ही दूरी पर यमुना नदी के ही किनारे आपको उदयन किला मिलेगा। राजा उदयन का किला, जिन्होंने घोषताराम विहार का निर्माण करवाया था जब महात्मा बुद्ध वहां आए थे। राजा उदयन का किला भी पूरी तरीके से ढह चुका है। ये राजा उदयन के बाद यहाँ पर आक्रमणकारियों द्वारा इस पूरे किले को जला दिया गया था, तोड़ दिया गया था, जिसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। ये भी भारत सरकार द्वारा, पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित किया गया है। यहाँ पर आप उस समय के अवशेष देख सकते हैं, कहें कि 2री या 3री सदी के अवशेष देख सकते हैं। इसे बहुत ही सुरक्षित किला बनाया गया था, जो कि पूरी तरीके से रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। इसके जस्ट बगल यमुना नदी है। और मैं आपको
इस विहार के बाद, इस किले के बाद मैं आपको ले चलता हूँ प्रभासगिरी पर्वत की तरफ। पांचवें नंबर पर मेरे पास है प्रभासगिरी पर्वत। प्रभासगिरी पर्वत कहें कि विंध्य की पहाड़ियों का ही एक भाग है, जो कि समतल से थोड़ी ऊंचाई पर है। पूरे इलाके में ऐसा पहाड़ सिर्फ आपको 2 ही देखने को मिलेंगे, जो कि पहले एक विहार था, या कहें कि इसमें रहने के लिए कमरे बने हुए थे, जो कि समय के साथ भूस्खलन के द्वारा ढह गए। यहाँ पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ पर आप एक सुखद अनुभूति करेंगे। ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम स्थल माना जाता है इसे। मैंने यहाँ पर उगते सूरज से लेकर के ढलते सूरज को भी देखा है। मैं इस इलाके को हमने महसूस किया है। मैं यहाँ पर कई बार घूमने आया हूँ। यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर थोड़ा समय ज़रूर व्यतीत करें। यहाँ पर हर 14 जनवरी को मेला लगता है, जो कि बहुत ही, कहते हैं कि जो जैन के गुरु थे उनमें से एक का जन्म यहाँ पर हुआ था, उन्हें यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये सारे इलाके यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गंगा नदी के किनारे, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। हालांकि अगर आप आए हैं तो आप इन्हें कवर करेंगे ज़रूर। सबसे पहले आप यहाँ पहुँचकर गंगा जी में स्नान करें, उसके बाद शीतला माता मंदिर में दर्शन करें। फिर आप वहीं से थोड़ी ही दूरी पर जस्ट बगल से ही एक रास्ता निकला हुआ है, जो आपको ले जाएगा उस किले की तरफ जिसे जयचंद किला कहते हैं। कहते हैं कि जब जयचंद्र देश में राजा बने तो उन्होंने अपने सैनिकों को रोकने के लिए इस स्थान को बनवाया। यहाँ पर सबसे यादगार चीज है मेरे लिए, जो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं इसे। आप भी आए तो जयचंद किला घूमें जरूर, क्योंकि ये ढह चुका जरूर है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो बहुत ही सुकूनदायक होंगी। ये भी भारत सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है, लेकिन इस पे भारत सरकार का ध्यान नहीं जाता है। आप इसे महसूस करें। जयचंद किले से सीधे आप जब वापस इलाहाबाद की तरफ होंगे तो आपको सबसे पहले संत मलुका दास आश्रम देखने को मिलेगा। ये आश्रम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे आपको पीपल के वृक्ष देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही सुखद अनुभव कराते हैं। इस समय मेरे पास 9वें स्थान पर है गुरु संदीपनी आश्रम। भगवान कृष्ण यहीं पर अपने गुरु संदीपनी से मिले थे, यहीं पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था अपने गुरु से, और इसे संदीपन आश्रम कहते हैं। और ये भी गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है। एक सुकून का अनुभव कराता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं आपको यहाँ का एक वीडियो दिखाता हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। मैं डूबा तुझ में हूँ तो मुझ में समाया सा लगता है। मैं डूबा तुझ में हूँ तो मुझ में समाया सा लगता है। तुझे छोड़कर ये सारा जहाँ पराया सा लगता है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को, यानी इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, और इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी देखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको मिलेंगे नए एपिसोड में। बाय बाय।